मिसलेनियस एक्सरसाइज 6 से क्वेश्चन नंबर 8 दीर्घवृत्त x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर के वर्ग के अंतर्गत समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है, जबकि त्रिभुज का शीर्ष दीर्घअक्ष का एक सिरा है। तो देखिए यहाँ पर एक दीर्घवृत्त का चित्र बनाया हुआ है a' अर्थात x अक्ष के अंदिश क्या है, दीर्घअक्ष है। तो दूसरा जो लघु अक्ष है वो कहां हो जाएगा, y अक्ष के अंदिश b'। दीर्घ अक्ष की लंबाई क्या मानते हैं, 2a, लघु अक्ष की लंबाई 2b। 11th में पूरा अध्ययन किया हुआ है दीर्घवृत्त का। तो a' के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, -a0, शीर्ष a के निर्देशांक a0। a' और a दोनों ही दीर्घ अक्ष के क्या कहलाते हैं, शीर्ष, परंतु इनमें से एक त्रिभुज का शीर्ष है। चाहे तो हम a' को मान सकते हैं, चाहे तो हम a को मान सकते हैं शीर्ष। हम चाहे तो फिगर को ऐसे भी बना सकते हैं। क्लियर, समझ में आ गया, कोई शक? दीर्घवृत्त नहीं जानते हो तो एक बार समझ लें, 11th का रिकैप है। दीर्घ अक्ष x अक्ष पर है तो लघु अक्ष y अक्ष के अनुदिश हो जाएगा। दीर्घ अक्ष की लंबाई 2a, लघु अक्ष की लंबाई 2b मानते हैं। वो यहाँ पर दीर्घ वृत्त का क्या है, केंद्र। केंद्र के निर्देशांक मानक रूप में क्या होते हैं, 0 0, अर्थात मूल बिंदु होता है। ये मानक रूप है, इसका सरलतम रूप है। ठीक है, तो ये इसके शीर्ष कहलाते हैं। शीर्ष और नाभियां हमेशा कहां होते हैं, दीर्घ अक्ष पर स्थित होते हैं। ठीक है, तो शीर्ष दोनों यहां पर हो गए। तो त्रिभुज का जो शीर्ष है वो एक सिरा है, अर्थात उभयनिष्ठ है। एक शीर्ष ये कहा जाए त्रिभुज का शीर्ष व दीर्घ वृत्त का शीर्ष उभयनिष्ठ बिंदु है। तब दो शीर्ष त्रिभुज के कहां चले जाएंगे, दो शीर्ष चले जाएंगे इसकी सर्क्यूम्फेरेंस पर, इसको परिधि कहा जाए, यानी दीर्घ वृत्त के ऊपर चले जाएंगे। तो देखिए अब यहां ध्यान से समझें। मान लिया जिसमें से एक शीर्ष P कहां पर स्थित है, वो दीर्घ वृत्त पर। दीर्घ वृत्त पर अगर कोई बिंदु स्थित है तो उसके निर्देशांक क्या होने चाहिए, a cos थीटा b sin थीटा, क्योंकि ये दीर्घ वृत्त का प्राचलिक समीकरण होता है। इसे पैरामेट्रिक इक्वेशन कहते हैं। जैसे मान लीजिए यहां पर आप एक वृत्त में इस चीज को समझें। एक वृत्त की रेडियस है, ये यहां पर कोई बिंदु क्या होना चाहिए, अगर वृत्त के प्राचलिक समीकरण देखें तो a cos थीटा a sin थीटा ये होना चाहिए। क्यों, वृत्त का जो मूल बिंदु केंद्र है त्रिज्या a इकाई है, तब वृत्त का समीकरण क्या होना चाहिए, मूल बिंदु केंद्र है तो केंद्र त्रिज्या रूप होता है x माइनस एच का होल स्क्वायर y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल a स्क्वायर। a त्रिज्या मानी हुई है, मूल बिंदु केंद्र है तो x माइनस 0 का होल स्क्वायर y माइनस 0 का होल स्क्वायर इक्वल a स्क्वायर, अर्थात x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल a स्क्वायर। ये उस वृत्त का समीकरण है जिसका केंद्र मूल बिंदु है एवं त्रिज्या a इकाई है। तब देखिए इसके प्राचलिक निर्देशांक ये है, इस बिंदु के इस पर स्थित किसी भी बिंदु के प्राचलिक निर्देशांक ये होते हैं, अर्थात इसको प्राचलिक समीकरण भी कहते हैं वृत्त का। तो x कोऑर्डिनेट तो हो गया है a cos थीटा, y कोऑर्डिनेट हो गया है a sin थीटा, क्यों वृत्त के अंतर्गत क्या है, त्रिज्या स्थिर रहती है। तो ये हो गया प्राचलिक समीकरण। अगर x के स्थान पर a cos थीटा, y के स्थान पर आप b sin थीटा यहां पर पुट करोगे तो इसे सेटिस्फाई करेगा। यहां लगाइए a cos थीटा तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर cos स्क्वायर, फिर a sin थीटा लगाओगे तो a स्क्वायर sin स्क्वायर, a स्क्वायर कॉमन लोगे, cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1, तो क्या आ जाएगा, a स्क्वायर सेटिस्फाई करेगा। इसी प्रकार से आपने देखा है प्राचलिक इक्वेशन में कोई पैराबोला है तो इस पर स्थित किसी बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं, इसके x बाई मान लिए आपने तो x की वैल्यू होती है 80 स्क्वायर और y की वैल्यू हो जाएगी आपकी 280। ये इसके प्राचलिक समीकरण कहलाते हैं, प्राचलिक पैरामेट्रिक इक्वेशन है। जैसे इसका मानक रूप होगा y स्क्वायर इक्वल 4ax
आप यहाँ पर रखिए ये निर्देशांक, इसको सेटिस्फाई करेंगे। 2a का होल स्क्वायर इक्वल 4a x के स्थान पर 80 स्क्वायर। देखिए इधर क्या हो गया 4a स्क्वायर t स्क्वायर, यहाँ भी हो गया 4a स्क्वायर t स्क्वायर, सेटिस्फाई किया। तो ये क्या होता है, प्राचलिक समीकरण कहें या किसी चर बिंदु के निर्देशांक कहें। तो चर बिंदु के निर्देशांक यहाँ पर थीटा कौन है, प्राचल, अर्थात x और y दोनों ही किस पर निर्भर कर रहे हैं, थीटा पर। तो जब दो राशियां किसी तीसरी राशि पर निर्भर करती हैं तो वो क्या कहलाती है, प्राचल कहलाती है। ये आपने अवकलन में भी देखा है, 5.6 प्रश्नावली के अंतर्गत प्राचलिक फलन आए थे। तो यहाँ पर दीर्घवृत्त पर स्थित किसी बिंदु अर्थात चर बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं, a cos थीटा b sin थीटा। परंतु ये बिंदु कहाँ है, प्रथम चतुर्थांश में है p, तो इसको यानी रिफ्लेक्ट करेगा, प्रतिबिंबित करेगा। तो दूसरा बिंदु कहाँ आ जाएगा, यहाँ। तो x कोऑर्डिनेट तो पॉजिटिव ही रहेगा, परंतु y कोऑर्डिनेट सेम डिस्टेंस पे क्या हो जाएगा, नेगेटिव। क्लियर, क्योंकि ये कैसी आकृति है, अक्षों के प्रति सममित आकृति है। अर्थात दीर्घवृत्त होता है वो अक्षों के प्रति कैसा होता है, सममित होता है। तो अक्षों के प्रति सममित है, तो जितना ऊपर ठीक उतना ही नीचे चलेगा। तो ये क्या हो जाएगा, -b sin थीटा। समझ में आ गया यहाँ तक। अब प्रश्न में ये उठता है आपका थीटा का होना चाहिए। देखिए यहां पर जैसे वृत्त के लिए आपने समझा तो थीटा क्या था, थीटा जैसे आपकी पहले यहाँ थी, ये किरण मान है, किरण का एक भाग मान है इस त्रिज्या को। तो इस प्रकार से रोटेट होती हुई पुनः वापस उसी बिंदु पर आती है, तब इस थीटा यहाँ आएगा 45 डिग्री, यहाँ आएगा 90। तो यहाँ पर क्या निर्देशांक हो जाएंगे, देखिए तब भी त्रिज्या ये प्राप्त होगी आपको, क्योंकि यहाँ पर 0 डिग्री है। तो cos 0 का मान क्या हो जाएगा 1, sin 0 का 0, sin 0 का 0 हो जाएगा, तब भी क्या रहेगी त्रिज्या a रहेगी इसके अनुसार। ठीक इसी प्रकार से 45 पे दोनों बराबर हो जाएंगे, तब भी क्या हो जाएगा a² 2 प्लस a² 2, तब भी क्या हो जाएगा 1, क्योंकि हमें पता है कि जैसे जैसे यहाँ पर cos का मान मैक्सिमम में, cos के मान में कमी आएगी तो sin के मान में वृद्धि होगी। अर्थात हम जानते हैं cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इक्वल क्या होता है, हमेशा 1। तो cos का मान घटता है तब sin का मान बढ़ता है, sin का मान बढ़ता है तब cos का मान घटता है, ठीक उसी अनुपात में। तो हमेशा त्रिज्या क्या बनी रहती है, स्थिर। परंतु यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर या तो दो त्रिज्या माने a और b ऐसे मान सकते हैं, या अर्ध दीर्घअक्ष एवं अर्ध लघु अक्ष कहें। तो यहां 0 डिग्री में है आपकी, ये माने त्रिज्या कहां पर है, ए बिंदु पर आ गई, ऐसे 0 डिग्री में आ गई। 0 डिग्री में आ गई तब आप लगाइए यहाँ पर cos 0 का मान क्या हो जाएगा 1, तो a sin 0 का मान 0 हो जाएगा। तो इसलिए शीर्ष क्या हो जाएगा a0। जब b बिंदु पर रोटेट होती हुई इस प्रकार से ये त्रिज्या आएगी तो क्या होगा, इसमें कमी आएगी, क्यों, मैक्सिमम यहाँ पर है, cos का मान अधिकतम है, sin का मान 0। इधर जब जाएगी बाई अक्ष आपका लघु अक्ष है, तब cos क्या हो जाएगा 90 का मान 0, sin 90 का मान क्या हो जाएगा 1, तो क्या हो जाएंगे b के निर्देशांक 0 भी। ठीक इसी प्रकार रोटेट होती हुई पुनः a' पर आएगी, a' पर आएगी तब देखिए पाई एंगल हो जाएगा, ये थीटा आपका क्या हो जाएगा पाई, तो ये क्या हो जाएगा -a0, क्यों cos पाई का मान क्या हो जाएगा -a, sin पाई का मान 0, तो -a0। ठीक इसी प्रकार से यहाँ रोटेट होती हुई आएगी तब क्या हो जाएगा 3π/2 हो जाएगा, तो फिर sin का मान नेगेटिव हो जाएगा, 1 हो जाएगा -1, cos का मान 0 हो जाएगा y अक्ष पर। ठीक, समझ में आ गया। तो ये सिस्टम पूरा 11th का था, एक बार मैंने रिकैप दे दिया, आपकी समझ में पूरा सिस्टम आ गया। सीधा ये कह सकते हैं कि a cos थीटा x = a cos थीटा, y = b sin थीटा, ये क्या होते हैं, दीर्घवृत्त के प्राचलिक समीकरण है। x = a cos थीटा, y = b sin थीटा। x y निर्देशांक है, चार बिंदु के निर्देशांक क्या मानते हैं कार्टेशियन सिस्टम में, x y। x की वैल्यू दीर्घवृत्त के लिए क्या है a cos थीटा, y की वैल्यू क्या है b sin थीटा। अर्थात ये कह सकते हैं एक चर बिंदु के निर्देशांक दीर्घवृत्त पर a cos थीटा और b sin थीटा से रिप्रेजेंट किए जाते हैं। ठीक है, ठीक। और वृत्त पर कैसे रिप्रेजेंट करोगे, कोई चर बिंदु लेना है तो a cos थीटा a sin थीटा, या आप रेडियस r मान रहे हो तो r cos थीटा r sin थीटा। अगर किसी परवलय के मानक समीकरण और उसके लिए आप प्राचलिक समीकरण ले रहे हो तो परवलय का प्राचलिक समीकरण क्या होता है, x = at² y = 2at
प्राचल तो आप टी की जगह पर कोई भी ले सकते हो, कोई भी चर राशि ले सकते हो, ठीक है। तो ये इसको सेटिस्फाई करते हैं, तो ये प्राचलिक समीकरण की बात है। अब क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं, ठीक है, पूरी जानकारी हो गई। अब यहां पर एक प्रश्न रह जाता है, वो ये रह जाता है कि ये P बिंदु है, ये इधर ही फिगर क्यों ना है? फिगर यहां भी तो ले सकता था वो, फिगर उधर कैसे चला गया? चलो शीर्ष तो वहां पर कहा गया है कि त्रिभुज का शीर्ष दीर्घ का एक सिरा है, इसलिए एक सिरा आप ये ले सकते हो त्रिभुज का, या इस सिरे पर ले सकते हो शीर्ष को, परंतु ये क्यों नहीं लिया? महत्तम जब मुझे त्रिभुज बनाना है, कैसा त्रिभुज है यहाँ पर? समद्विबाहु, तो ये दोनों भुजाएं समान है, समद्विबाहु है, तो महत्तम बनाना है, तो मैंने इसे यूज क्यों नहीं किया? क्योंकि मुझे यहां से पता चल रहा है कि यहां तक जब हम आएंगे तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, तो आधार तो ये बन चुका है इसका PQ, ऊंचाई बन जाएगी OM। उस वक्त अगर मैं आधार इसको बना दूं, यहां पर ये बिंदु लेकर के BB' को आधार बना दूं, ऊंचाई बना दूं मैं किसे? उस वक्त ऊंचाई कितनी हो जाएगी? जब मैं इसको आधार मानूंगा तो यहां से यहां सीधा मिला दूंगा A पर ऐसे, या इसको आधार मान के इस सिरे से मिला लो, बात एक ही है। तो उस समय कितनी हो जाएगी आपकी ऊंचाई? सीधी A हो जाएगी ऊंचाई, ये दूरी ऊंचाई बन जाएगी OA, और आपका आधार का मान कितना बन जाएगा? BB' बन जाएगा, जो कितना हो जाएगा? B उधर है और B इधर है, कितना हो जाएगा? 2B। त्रिभुज का क्षेत्रफल आऊंगा 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, 1/2 आधार, आधार कितना बन गया? 2B। ऊंचाई कितनी बन चुकी है आपकी? OA, अर्थात उसका मान A। केंद्र से शीर्ष तक की दूरी, आप देखिए इसको सॉल्व करूंगा तो क्या आ जाता है? AB। तो क्षेत्रफल कितना आ जाता है? AB। तो अर्थात क्षेत्रफल AB से तो कम हो ही नहीं सकता है, AB तो यहीं तक आ गया। तो अगर मैं इसको इधर लेता हूं और आगे इधर बढ़ता हूं तो क्षेत्रफल कम हो जाएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल, जबकि मुझे महत्तम क्षेत्रफल फाइंड करना है। तो महत्तम क्षेत्रफल वाला ट्राइंगल कहां बनना चाहिए? अगर इस शीर्ष को यूज करूंगा तो इससे और इधर आना चाहिए, इस शीर्ष को यूज करूंगा तो और उधर जाना चाहिए। तो यहां पर जब जाएगा बिंदु P, तो आपकी किरण कितनी रोटेट हो जाती है? थीटा। देखिए चक्रीय क्रम थीटा का OP की ओर है, OA से OP की ओर चक्रीय क्रम ऐसे लिया गया है, चक्रीय क्रम OA से OP की ओर, ये चक्रीय क्रम है। तो थीटा कौन पर रोटेट हो जाती है? मान लीजिए इतनी रोटेट हो गई। अब इसके बाद P Q दोनों को मिला दिया, दोनों के प्राचलिक निर्देशांक ले लिए। हमें पता है कि यहां तक 90 डिग्री, इसके बाद जिस दर से साइन बढ़ता है उसी दर से कॉस कम होता है, जिस दर से कॉस बढ़ता है उसी दर से साइन, कॉस कम होगा तो साइन बढ़ेगा। तो यहां तक आने में कॉस का मान कितना हो गया है? 0, साइन का मान हो गया है 1। इसके बाद साइन के पास वैल्यू अधिक है तो साइन अपने मान में कमी करेगा और कॉस क्या करेगा? साइन का मान मैक्सिमम हो गया तो 1 से कम होगा, जबकि कॉस का मान इसमें नेगेटिव है, कॉस का मान और कम होगा। तो अभी आगे टोटल जो वैल्यू है वो बढ़ेगी, समझ रहे हो? तो उस अनुपात में क्या होगा? जो ऊंचाई का मान है वो इस आधार के मान की अपेक्षा अधिक बढ़ जाएगा। जो ऊंचाई का मान है वो आधार के मान में तो कमी होगी, क्योंकि आधार तो मैक्सिमम BB' पर ही होगा। आधार इधर आने पर बिंदु को जैसे मान लो इधर लेने पर हमें पता है कि आधार में तो कमी आ जाएगी, मैक्सिमम आधार तो यहीं पर होगा, यहीं आधार लिया जाए, पर तुमने आधार को यहां ले लिया, इसकी अपेक्षा आधार में जितनी कमी होगी उस कमी की अपेक्षा उस त्रिभुज की ऊंचाई में वृद्धि अधिक हो जाएगी। इसलिए क्षेत्रफल दो राशियों का गुणनफल है। दो राशियों का जब गुणनफल करते हैं तो उनमें से एक राशि की कमी की तुलना में दूसरी राशि में वृद्धि अधिकतम हो जाए तो उनका गुणनफल अधिकतम हो जाएगा। तो इसलिए हमने यहां अटके लिया है। समझ में आ गई पूरी बात? कहीं कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगर गणित के अंतर्गत आपने किसी भी स्टेप को रट लिया है बिना समझे हुए, तो मान लीजिए आपने लिए उलझन तैयार कर लिया, आप उलझ गए उसके अंतर्गत, गणित केवल सुलझा हुआ होना चाहिए, क्लीन होना चाहिए, नीट एंड क्लीन।
बिल्कुल भी डाउट नहीं होना चाहिए। अगर कोई डाउट है तो पहले डाउट क्लियर करें। हम देख पा रहे हैं आधार का मान सबसे अधिक यही होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर साइन कॉस का मान 0 है, साइन का मान 1 है, अर्थात सबसे अधिक साइन का मान है तो सबसे अधिक आधार, सबसे लंबाई बीबी डैश की ही है, यहाँ पर अधिक इसके अंतर्गत। परंतु हमने इसे हटके यहाँ क्यों लिया आधार को? यहाँ इसलिए लिया क्योंकि यहाँ पर कॉस का मान घट रहा है, साइन का मान अधिकतम है, तो जिस दर से कमी आधार में हो रही है, जो कमी की दर है, जो वृद्धि की दर है किसकी? ऊंचाई की, क्योंकि यहां से समुख शीर्ष से डाला गया लंब, ऊंचाई बनेगी ये A'(n) त्रिभुज की, तो ऊंचाई में वृद्धि अधिक तीव्र अर्थात अधिक दर से हो रही है। कमी की दर है वो वृद्धि की दर से कम है, अर्थात एक वृद्धि की दर अधिकतम है। तो दो राशियां हैं, एक राशि में कमी हो रही है, एक राशि में वृद्धि हो रही है, परंतु जो जिस राशि में वृद्धि हो रही है उसकी दर अधिकतम है, जिसमें कमी हो रही है उसकी दर न्यूनतम है। तो एट लास्ट उनका मल्टीप्लाई बढ़ेगा, तो इसलिए ऊंचाई में वृद्धि आधार की तुलना में अधिक हो जाती है, तो इसलिए कहां होना चाहिए? यहां होना चाहिए। अब ये थीटा क्या है, अब हम आगे देखते हैं। तो पहले हम अपना फलन प्राप्त करेंगे। हमारा फलन क्या है, जिसका हमें क्या करना है? उच्चतम एवं न्यूनतम करना है। हमें इस दीर्घवृत्त के अंतर्गत समद्विबाहु त्रिभुज का कैसा क्षेत्रफल फाइंड करना है? महत्तम क्षेत्रफल, अधिकतम क्षेत्रफल होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम फलन प्राप्त करते हैं। सिर्फ सबसे पहले प्राचलिक निर्देशांक मानते हैं। माना दीर्घवृत्त पर स्थित किसी चर बिंदु स्थित कोई चर बिंदु, सीधा मान लें कोई चर बिंदु P A cos थीटा B sin थीटा है, हमने मान लिया। ठीक है, तब Q A cos थीटा माइनस B sin थीटा होगा, B sin थीटा, तथा दीर्घ अक्ष के सिरे अर्थात एक आ जाए दीर्घवृत्त के शीर्ष, दीर्घ वृत्त के शीर्ष का आ जाए या सिरे का आ जाए, बात एक ए डैश, तो ए के निर्देशांक A0, ए डैश के निर्देशांक हो जाएंगे -A0। क्लियर? अब हमें चाहिए अपना फलन। तो देखें आप त्रिभुज PQA' का क्षेत्रफल, यही तो अपना फलन है, इसे हमें महत्तम करना है। फलन वो होता है जिसको हमें उच्चतम एवं न्यूनतम करना है, तो इसे हमें उच्चतम करना है, महत्तम रखना है। का क्षेत्रफल क्या होना चाहिए? क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, यही तो सूत्र है। तो देखिए यहां पर 1/2 आधार क्या है? PQ, तो आधार है अपना PQ इंटू ऊंचाई, ऊंचाई क्या हो जाएगी? PQ पर सम्मुख शीर्ष A' से डाला गया लंब, क्योंकि हमने A' को क्या लिया है? तो उसका शीर्ष लिया है। अगर हम फिगर ऐसे लेते तो A शीर्ष हो जाता, तो इधर से निकालते ऊंचाई, तो ऊंचाई आपकी हो गई A'। इस बिंदु को क्या माना हुआ है हमने? N, जहां पर लंब गिरेगा, क्योंकि x और y अक्ष एक दूसरे पर क्या होते हैं? परपेंडिकुलर होते हैं, तो ये तो हमें पता ही है। तो वो बिंदु कहां पर होगा? x अक्ष पर होगा। जितना ऊपर है a cos थीटा, ठीक उतना ही नीचे हम देख रहे हैं ये दूरी आपकी क्या कहलाती है? बाई कोऑर्डिनेट, तो b sin थीटा, तो नीचे आके नेगेटिव में आ गया बाई, तो माइनस का b sin थीटा। x दूरी तो ये होगी आपकी OM का मान क्या रहेगा? a cos थीटा। क्लियर? तो ये दूरी आपकी क्या हो जानी चाहिए? A' है ऊंचाई,
एम ए डैश कहें या ए डैश एम कहें, एक ही बात है। ठीक है, आगे सॉल्व करते हैं। तो देखिए, इसे कोई फलन मान लेते हैं, इसका फलन मान लेते हैं थीटा का, क्योंकि थीटा यहाँ पर पता चले। तो ये हो जाएगा आपका 1/2 पी क्यू। पी क्यू का मान लगाइए तो पी क्यू का मान कितना हो जाएगा, बी साइन थीटा, और इधर भी बी साइन थीटा, डबल हो गया 2b साइन थीटा हो जाएगा। वैसे भी आप दूरी सूत्र लगा के निकालोगे तो ये तो लैप्स हो जाएंगे, ये प्लस होके जुड़ जाएगा तो 2b साइन थीटा का होल स्क्वायर रह जाएगा अंडर के अंदर। तो क्या आएगा फिर, अंडर स्क्वायर से खत्म हो जाएगा, तो b साइन केवल आपके पास 2b साइन थीटा ही रह जाएगा। तो कितनी हो गई ये दूरी, 2b साइन थीटा। क्लियर, दूरी कभी नेगेटिव नहीं होती। b साइन थीटा इधर है, b साइन थीटा उधर है, तो कितना हो जाएगा 2b साइन थीटा, बड़े दूरी सूत्र लगा के निकाल लो। अच्छा, a डैश m कितना है आपके पास, a डैश o प्लस o m, इसकी वैल्यू है आपकी a डैश o, देखो यहां लिख दो तो यहां में वैल्यू सीधी लगा दो, हाफ पी क्यू की वैल्यू आपके पास सीधी है, a डैश o की वैल्यू हो गई आपकी a डैश o प्लस o m, इतना ही तो होगा। तो ये वैल्यू इतनी हो गई, तो ये वैल्यू यहां सीधे लगा देना। a डैश o कितनी वैल्यू हो जाएगी आपकी, यहां से यहां तक की दूरी कितनी है a, तो ये दूरी आपकी हो गई a प्लस, दूरी तो हमेशा पॉजिटिव ही रहेगी, दूरी नेगेटिव कैसे लगा दोगे, ये तो बिंदु के निर्देशांक है। तो बिंदु के निर्देशांक तो स्थिति को व्यक्त करते हैं, तो वो तो नेगेटिव हो सकती है, दूरी नेगेटिव नहीं हो सकती है, डिस्टेंस। तो ये दूरी कितनी है a, लेकिन माइनस दिशा में तय की गई है, इसलिए बिंदु के निर्देशांक -0 हो गई। उधर OM का मान कितना है, a cos थीटा x कोऑर्डिनेट के बराबर, और PM का मान कितना हो जाएगा, y कोऑर्डिनेट के बराबर b sin थीटा। तो ये क्या होना चाहिए, OM का मान a cos थीटा। तो ये मान है आपका a cos थीटा, समझ में आ रहा है, क्लियर भाई। a दूरी a cos थीटा है, जैसे जैसे इधर जाएगा बिंदु तो cos थीटा का मान 0 हो जाएगा, तो ऑटोमेटिक a में कन्वर्ट हो जाएगी, और जैसे जैसे इधर आएगा तो थीटा कहां चला जाएगा, π/2 पर, तो ये 0 में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर, और वो भी अपने आप ही इधर 0 पे जाके 0 में कन्वर्ट हो जाएगा, sin 0 का मान π/2 पे जाएगा, b में कन्वर्ट हो जाएगा। ये अपना आ गया फलन। आगे और सॉल्व करें तो 2 से 2 लेफ्ट से हो गया, a अंदर से मैं कॉमन ले लेता हूं, तो ये रह जाता है ab, साइन थीटा का अंदर मल्टीप्लाई करा दूंगा अभी, तो साइन थीटा अंदर रह जाता है 1 प्लस कॉस थीटा। अर्थात हमें जो फंक्शन फाइंड हो रहा है, फंक्शन ऑफ थीटा ही तो अपना क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल का फलन माना हुआ है। तो ये प्राप्त हुआ ab साइन थीटा, अंदर मल्टीप्लाई करने से आकलन करने में सुविधा रहेगी, फर्स्ट सेकंड नहीं लगाना पड़ेगा, साइन थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा। क्लियर, ये प्राप्त हुआ। अब हमें आकलन कर लेना चाहिए, अब तो सेम वही है, फलन का आकलन करेंगे, क्रांतिक बिंदुओं को ज्ञात करेंगे, फिर द्वितीय अवकलज परीक्षण लगाएंगे, फिर हम देखेंगे किस बिंदु पर उच्चतम है, उस बिंदु के द्वारा फिर हम क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो आकलन करें तो ये भी तो यहाँ पर कांस्टेंट है, साइन थीटा का आकलन क्या होगा, कॉस थीटा, फिर ये फर्स्ट सेकंड से करना पड़ेगा, एक को स्थिर मानते हुए एक का। तो जैसे मान लीजिए मैंने कॉस को स्थिर माना तो साइन का क्या हो जाएगा, कॉस, तो क्या आ जाएगा फिर कॉस स्क्वायर थीटा। फिर मैंने यहां पर साइन को स्थिर, तो कॉस का क्या हो जाएगा माइनस साइन, तो माइनस साइन स्क्वायर आ जाएगा, माइनस साइन स्क्वायर थीटा। समझ में आया, आगे बढ़े। एम्प्लाइज एफ डैश ऑफ थीटा क्या प्राप्त हुआ, ए बी, देखना ध्यान से समझना, कॉस थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसका फॉर्मूला है, कॉस टू थीटा, जानते हो, क्योंकि हमें पता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल होता है कॉस टू थीटा, आप जानने का फॉर्मूला है कॉस टू थीटा। तो ये आपको क्या प्राप्त हुआ, कॉस ऑफ टू थीटा। क्लियर, 4 क्रिटिकल पॉइंट, अब क्रांतिक बिंदुओं को ज्ञात करें, 4 क्रिटिकल पॉइंट्स। देखिए क्रांतिक बिंदुओं के लिए क्या होना चाहिए, एफ डैश एट थीटा इक्वल 0 होना चाहिए। लगाइए मान, ए बी कॉस ऑफ थीटा प्लस कॉस ऑफ टू थीटा इक्वल क्या हो गया 0। चले यहां से ए बी 0 में चला गया सीधा, तो अपन को प्राप्त होता है कॉस ऑफ टू थीटा इक्वल
माइनस कॉस ऑफ थीटा एम्प्लाइज कॉस ऑफ 2 थीटा इक्वल कॉस ऑफ माइनस सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, सीधा माइनस कैसे हटा सकते हो आप, कॉस ऑफ पाई माइनस थीटा, कॉस पाई माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट, नो चेंज लाइन, क्या हो गया माइनस कॉस थीटा हो गया। अब देखिए कंपैरिजन करोगे, कॉस इक्वल है एंगल भी इक्वल करोगे तो 2 थीटा इक्वल मिलेगा आपको पाई माइनस थीटा, यहां से इधर ट्रांसफर करोगे तो 3 थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी पाई, तो यहां से थीटा की वैल्यू क्या फाइंड हुई आपको पाई बाई 3, क्लियर, तो थीटा की वैल्यू आ जाती है पाई बाई 3, अर्थात थीटा इक्वल पाई बाई 3 पर जो फलन है अपना क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल ही तो फलन बना हुआ है, तो क्षेत्रफल है वो उच्चतम है या नहीं, ये हमें अब द्वितीय अवकलज से पता करना होगा। तो पुनः हमें क्या करना पड़ेगा, द्वितीय अवकलज करना पड़ेगा, पुनः एफ डबल डैश एट थीटा द्वितीय अवकलज करते हैं, प्रथम अवकलज का मान ये है अपना, तो द्वितीय अवकलज करते हैं, तो ए बी देखिए कॉस थीटा का क्या होगा माइनस साइन थीटा, इसका क्या होगा माइनस साइन 2 थीटा, पर 2 थीटा के कारण क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, ये हुआ। अब हमें थीटा इक्वल पाई बाई 3 यहां पर पुट करके पता करना है कि इसकी वैल्यू नेगेटिव है या पॉजिटिव है। एफ डबल डैश एट थीटा इक्वल क्या लगाया पाई बाई 3 लगाइए, माइनस तो कॉमन ले लो दोनों में ही है, तो माइनस ए बी साइन ऑफ पाई बाई 3 प्लस 2 साइन ऑफ, तब ये क्या हो जाएगा 2 पाई बाई 3 हो जाएगा। अब साइन पाई बाई 3 की वैल्यू तो आप जानते हैं पॉजिटिव ही आएगी, फर्स्ट क्वाड्रेंट है, परंतु 2 पाई बाई 3 की वैल्यू आप नहीं जानते तो समझें, चूंकि साइन ऑफ 2 पाई बाई 3 है आपका, इसे आप क्या लिख सकते हो पाई माइनस पाई बाई 3, यही तो हो गया 2 पाई बाई 3, तो साइन पाई माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट नो चेंज लाइन कैसा होता है पॉजिटिव, तो डायरेक्ट क्या हो जाएगा साइन पाई बाई 3 के इक्वल होगा कि नहीं होगा, साइन पाई बाई 3 आ जाएगा, तो ये भी साइन पाई बाई 3 हो गया, तो टोटल क्या हुआ आपके पास माइनस ए बी ये साइन पाई बाई 3 और ये भी हो गया 2 साइन ऑफ पाई बाई 3, तो टोटल हो गया 3 साइन पाई बाई 3, तो माइनस 3 ए बी साइन ऑफ पाई बाई 3 पाई बाई 3 हो गया। साइन पाई बाई 3 की वैल्यू क्या है √3/2, साइन 60 का मान 3ab इंटू √3/2, टोटल वैल्यू कैसी हो गई नेगेटिव, हमें तो केवल साइन देखना है नेगेटिव है या पॉजिटिव है, टोटल वैल्यू कैसी फाइंड हो रही है नेगेटिव, और नेगेटिव है तो कैसे हो जाता है फलन मैक्सिमम, उच्चतम होगा यहाँ पर क्षेत्रफल। अब त्रिभुज के क्षेत्रफल को हमने क्या प्रूव कर दिया महत्तम, थीटा इक्वल पाई बाई 3 पर एरिया कैसा है महत्तम एरिया ही तो हमने फलन माना है, तो इसे फाइंड कर देते हैं। तो देखिए आता है थीटा इक्वल पाई बाई 3 पर महत्तम क्षेत्रफल, किसका क्षेत्रफल त्रिभुज का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल ही तो अपना फंक्शन ऑफ थीटा है, तो फंक्शन ऑफ पाई बाई 3 की वैल्यू ही तो क्षेत्रफल का मान हो गई। लगाइए कहाँ है फंक्शन ऑफ थीटा का मान ये रहा ए बी साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा, इसमें लगाओ इसमें लगाओ या यहाँ लगाओ एक ही बात, तो फंक्शन ऑफ थीटा इक्वल ए बी साइन पाई बाई 3 इंटू 1 प्लस कॉस पाई बाई 3, क्लियर, सॉल्व करो इसे, ए बी साइन पाई बाई 3 का मान क्या होता है √3/2, 1 प्लस कॉस पाई बाई 3 का मान होता है हाफ, क्लियर, ये कितना हो गया 3/2, यहाँ मल्टीप्लाई में आएगा तो क्या रह जाएगा 3/2, यहाँ √3/2 तो क्या हो जाएगा 3√3/4, क्लियर, 3√3/4 AB क्षेत्रफल काय में मापते हैं वर्ग इकाई, क्लियर, समझ में आ गई बात। तो अतः जो महत्तम क्षेत्रफल वाला त्रिभुज है उसका महत्तम क्षेत्रफल कितना होना चाहिए 3√3/4 AB वर्ग इकाई, किसके अंतर्गत बना हुआ है दीर्घवृत्त x² + a² + y² + b² 1 के अंतर्गत। एक बार फिर समझेंगे, अगर आपको किंचित मात्र भी संदेह है, कहीं भी डाउट है, आपकी समझ में नहीं आया, तो मान लीजिए वही आपकी सबसे बड़ी कमजोरी है गणित के अंतर्गत, रटने की कोशिश बिल्कुल नहीं करें, समझें
ये प्राचलिक निर्देशांक हैं दीर्घवृत्त के या एक चर बिंदु के निर्देशांक हैं जो दीर्घवृत्त पर स्थित होता है। अर्थात दीर्घवृत्त जो P बिंदु का बिंदु पथ है वही तो दीर्घवृत्त है। P जिस पथ के अनुदिश गति करता है वो बिंदु पथ ही तो दीर्घवृत्त है। तो वहां पर थीटा किसके द्वारा मैनेज होता है? इस बिंदु के द्वारा मैनेज होता है। थीटा का मान बदलता है तो उसके अनुसार ये बिंदु गति करता है। क्लियर हो गई ये बात? 11th की बात है ये पूरी। तो दीर्घ अक्ष कहां पर है, लघु अक्ष कहां पर है, दीर्घवृत्त के शीर्ष बिंदु कौन से हैं, वहां पर कह दिया गया है कि त्रिभुज का शीर्ष दीर्घवृत्त का एक सिरा है। तो हमने इस सिरे को यूज किया, हम चाहें तो इस सिरे को यूज करेंगे। आपको ये भी बताया कि सबसे जो अधिक लंबाई है आधार की, अगर हम आधार बीबी डैश को लें तो आधार की लंबाई अधिक हो जाएगी। परंतु हमें पता है कि आधार को हमने हटके क्यों लिया? क्योंकि आधार में कमी आएगी, उसकी अपेक्षा ऊंचाई में अधिक वृद्धि हो जाएगी। और दो राशियों का यहाँ पर मल्टीप्लाई होता है, आधार और ऊंचाई का। तो दो राशियों के गुणन में अगर एक राशि में कमी आ रही है लेकिन दूसरी राशि में वृद्धि उसकी तुलना में अधिक होती है तो हमें पता चल रहा है कि टोटल मान बढ़ जाएगा मल्टीप्लाई से। क्लियर? समझ में आ गई? तो यहाँ पर इसी बिंदु यहाँ होना चाहिए। तो थीटा की वैल्यू कितनी आई है? π/3। अगर मान लीजिए हमने इस यहां ले लिया तब ये इस प्रकार से रोटेट होती हुई यहां से थीटा तक, देखिए रोटेशन आपका OA से OP की डायरेक्शन में ऐसे है, तो रोटेट होती हुई कहां पर आ जाएगी? यहां। तो स्थिति ऐसी बन जाएगी। तो थीटा इक्वल तब क्या प्राप्त होगा आपको? 2π/3। और 2π/3 जब होगा थीटा तब ये शीर्ष यूज किया जाएगा तो फिगर ऐसे आ जाएगा। तो थीटा इक्वल 2π/3 हो जाएगा, तब इस शीर्ष का यूज करेंगे, तब भी आपको क्षेत्रफल यही फाइंड होगा। कैसे भी कर सकते हैं। समझ में आ गया पूरा सिस्टम? एक बार रिकैप कर देखें। माना दीर्घवृत्त पर स्थित कोई चर बिंदु यही होता है हमेशा, ध्यान रखें। अलग अलग कर दूंगा तो x इक्वल a cos थीटा, y इक्वल b sin थीटा प्राचलिक समीकरण हो जाएगा दीर्घवृत्त का। बताया था आपको प्राचलिक समीकरणों के बारे में, सबसे पहले वही जानकारी दी थी 11th की पूरी। क्लियर? तब ये इसको प्रतिबिंबित करेगा, रिफ्लेक्ट, तो ये क्या हो जाएगा? केवल y तो नेगेटिव हो जाएगा, x तो वही है। तब ये हो जाएगा दूसरा बिंदु Q तथा दीर्घवृत्त के शीर्ष ये होते हैं आपके त्रिभुज PQA' का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। आधार का मान आपको पता है ये सेम है, दूरी सूत्र लगाओगे तब भी, या डायरेक्ट b sin थीटा उधर b sin थीटा नीचे, तो टोटल क्या हो जाएगा? 2b sin थीटा। तो ये आपको PQA' का मान कितना है? A' O प्लस OL। A' O कितना मान है? माइनस से थोड़ी होगा, दूरी है, ये तो बिंदु है, तो कितनी दूरी है? A। फिर OL x निर्देशांक a cos थीटा के बराबर। तो ये आपको प्राप्त हो गया, क्षेत्रफल प्राप्त हो गया, आपको फलन प्राप्त हो गया, फलन प्राप्त हो गया, आपने अवकलन किया, अवकलन करने के बाद आपने क्रिटिकल पॉइंट से अर्थात क्रांतिक बिंदुओं को ज्ञात किया। क्रांतिक बिंदु वो बिंदु है जहां पर फलन उच्चतम अथवा न्यूनतम मान रखता है। क्रांतिक बिंदुओं का पता किया, क्रांतिक बिंदु आपका क्या आया? π/3। अब आपने ये सुनिश्चित किया कि वास्तव में इस बिंदु पर जो फलन का मान है अर्थात जो समद्विबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का मान है वो उच्चतम है। तो इसके लिए आपने क्या किया? द्वितीय अवकलज परीक्षण लगाया, द्वितीय अवकलज किया, द्वितीय अवकलज में बिंदु लगाया, बिंदु पर कैसा मान प्राप्त हुआ? ऋणात्मक। ऋणात्मक होता है तो क्या हो जाता है? मैक्सिमम, जानते हो आप। फिर थीटा इक्वल π/3 पर महत्तम क्षेत्रफल होना चाहिए समद्विबाहु त्रिभुज का, तो फलन में लगा दिया, फलन ही तो क्षेत्रफल है, फलन में लगा दिया, फाइंड कर लिया। तो क्या फाइंड हुआ? 3√3/4 AB वर्ग इकाई। हाँ, क्वेश्चन नंबर 8 मेथड सेकंड देखें। दीर्घवृत्त के अंतर्गत समद्विबाहु त्रिभुज का महत्तम क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। त्रिभुज का शीर्ष दीर्घवृत्त का एक सिरा है। इससे पहले हमने इस सिरे को शीर्ष माना था त्रिभुज का, अब हम इस सिरे को शीर्ष मानते हैं, तब कहां पहुंच जाएगा? थीटा सेकंड क्वाड्रेंट पर पहुंच जाएगा। क्योंकि ये तो आपको हम बता ही चुके हैं, ये जो सबसे अधिकतम लंबाई है वो किसकी होगी? आधार की, BB' पर होगी, परंतु आधार में कमी होगी, उसकी अपेक्षा ऊंचाई में वृद्धि अधिकतम हो जाती है, तो कहां चला जाएगा? थीटा सेकंड क्वाड्रेंट पर चला जाएगा, ऐसे बन जाएगा फिर। तब
जो चर बिंदु मानेंगे P वो सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा, तो एक्स कोऑर्डिनेट कैसा हो जाएगा नेगेटिव, वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट में निर्देशांक कैसे होते हैं माइनस प्लस, तो माइनस a cos थीटा भी sin थीटा। ये थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएगा, रिफ्लेक्ट होगा तो नीचे कितना हो जाएगा माइनस a cos थीटा माइनस b sin थीटा। सममित वक्र है। माना दीर्घ पर स्थित कोई चर बिंदु P तथा Q तब दीर्घ के शीर्ष तो वो ही रहेंगे, दीर्घ अक्ष है वो x अक्ष ही है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अपना फलन लेते हैं। फलन क्या है हमारा, त्रिभुज का क्षेत्रफल है। त्रिभुज क्या नाम रखा है, PQA, PQA का क्षेत्रफल। त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र लगाइए, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, आधार गुणा ऊंचाई। देखिए 1/2 आधार कितना है आपका PQ, ऊंचाई आपकी AM, ठीक है। आगे सॉल्व करें, 1/2 PQ का मान कितना होगा, PQ दूरी सूत्र लगाएं या डायरेक्ट देखें, b sin थीटा ऊपर है, b sin थीटा नीचे है, तो टोटल क्या हो जाएगी 2b sin थीटा इनटू जो आपकी AM है, AM का मान कितना हो जाएगा OM प्लस OA के बराबर, अर्थात ये कह सकते हैं MO प्लस OA। क्लियर। अब टोटल वैल्यू लगाते हैं। मान लेते हैं क्षेत्रफल को फंक्शन ऑफ थीटा, थीटा का फलन है हाफ सीधा लेफ्ट हो गया, तो ये रह जाता है अपना b sin थीटा। O से n तक की दूरी x निर्देशांक के बराबर होगी, अर्थात माइनस a cos थीटा। दूरी हमेशा कैसी होती है, धनात्मक, कभी ऋणात्मक नहीं हो सकती। परंतु यहाँ पर हमें दूरी को माइनस a cos थीटा लिखना पड़ेगा। अगर हम a cos थीटा लिख देते हैं तो थीटा का मान तो सेकंड क्वाड्रेंट में आ चुका है, cos थीटा का मान कैसा हुआ नेगेटिव, और आगे एक माइनस लगा हुआ है, इसका मतलब कैसा हो गया है पॉजिटिव। तो दूरी पॉजिटिव कब बनेगी, जब माइनस a cos थीटा यहाँ पर रखा जाएगा। तो फिर कितना मान हो गया आपका OM का माइनस a cos थीटा। समझ में आ गई बात। O से A तक की दूरी कितनी है आपकी a बात समझ में आ गई। दूरी कभी नेगेटिव नहीं ली जा सकती, यहाँ तो ये पॉजिटिव है, इसके साथ तो आप नेगेटिव पॉजिटिव जो भी लगाओगे जैसा रखोगे वैसा रहेगी, परंतु ये पॉजिटिव फैक्टर है पूरा। माइनस a नेगेटिव है, परंतु cos थीटा खुद नेगेटिव है, क्योंकि थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में जा चुका है, 2π/3 आएगा, अभी सेकंड क्वाड्रेंट में है। तो यहां पर नेगेटिव और नेगेटिव क्या हो गई, पॉजिटिव हो गई, तो दूरी ये टोटल फैक्टर कैसा है, पॉजिटिव फैक्टर। क्लियर। क्योंकि दूरी हमने OM में OA को जोड़कर लिखा है, यदि ये नेगेटिव हो जाएगी तो टोटल दूरी कम हो जाएगी, अधिक होने की अपेक्षा वो कम हो जाएगी, तो ये नेगेटिव हो ही नहीं सकती है। कैसे है, पॉजिटिव। ये भी पॉजिटिव फैक्टर है, ये भी पॉजिटिव फैक्टर है, क्योंकि थीटा कैसा मान देगा, नेगेटिव मान देगा, cos थीटा का मान नेगेटिव होगा। क्लियर। तो ये अपना फलन हो गया। अब हमें क्या करना है, आगे और सॉल्व कर देता हूं मैं इसे, साइन को अंदर ले लेता हूं, a को कॉमन ले लेता हूं, तो ये बचता है अपने पास AB, और ये हो जाएगा यहां पर साइन थीटा माइनस साइन थीटा cos थीटा। समझ में आ गई बात। अवकलन कीजिए, f डैश ऑफ थीटा इक्वल AB, साइन थीटा का क्या होता है cos थीटा। यहाँ पर एक को स्थिर रखोगे तब एक का करोगे, जैसे साइन थीटा को स्थिर रखा हमने, साइन थीटा को स्थिर रखा तो cos थीटा का क्या आएगा माइनस साइन थीटा, माइनस एक आ गया तो प्लस का क्या हो जाएगा, ये साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। फिर अगले स्टेप पे हम किसे स्थिर रखेंगे, cos को, साइन का तो cos ही होगा तो ये माइनस बना रहेगा, तो माइनस का क्या हो जाता है ये cos स्क्वायर थीटा। क्लियर। इक्वल AB cos थीटा, cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर होता है फॉर्मूला cos 2 थीटा का, तो माइनस बनेगा, तो माइनस का क्या बन जाएगा cos ऑफ 2 थीटा। क्लियर। ये बात समझ में आ गई, क्योंकि हम जानते हैं cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल होता है cos ऑफ 2 थीटा। तो यहां से साइन स्क्वायर माइनस cos स्क्वायर तो क्या हो जाएगा माइनस cos 2 थीटा। ये आ गया। अवकलन आ गया, तो 4 क्रिटिकल पॉइंट अब क्रांतिक बिंदुओं को ज्ञात करें। 4 क्रिटिकल पॉइंट्स देखिए, f डैश एफ थीटा इक्वल क्या है 0 रखिए, AB
कॉस ऑफ थीटा माइनस कॉस ऑफ 2 थीटा इक्वल 0, तब फाइंड होता है हमें कॉस ऑफ थीटा इक्वल कॉस ऑफ 2 थीटा इक्वल कॉस ऑफ थीटा। ये फाइंड हो कॉस ऑफ 2 थीटा इक्वल, ये पॉजिटिव है तो कौन से क्वाड्रेंट में ले जा सकते हैं इसे, फोर्थ क्वाड्रेंट, नो चेंजर लाइन, कहां से जाएगा 2 पाई माइनस थीटा, क्योंकि हम जानते हैं cos 2 पाई माइनस थीटा इक्वल क्या होता है cos थीटा। इसे ऐसे लिखा जा सकता है। सॉल्व करेंगे आगे कंपैरिजन करेंगे तो 2 थीटा इक्वल क्या फाइंड होता है हमें 2 पाई माइनस थीटा, यहां से ट्रांसफर करके फाइंड हुआ 3 थीटा इक्वल 2 पाई एन प्लस थीटा इक्वल आ गया 2 पाई बाई 3। अब हमें जांच करनी है द्वितीय अवकलज के द्वारा थीटा इक्वल 2 पाई बाई 3 पर क्षेत्रफल है जो अपना फलन है कैसा होना चाहिए उच्चतम, उन्हें द्वितीय अवकलन करें। देखिए f डबल डैश सेट थीटा द्वितीय अवकलज क्या प्राप्त होगा ए बी cos थीटा का क्या हो जाएगा माइनस साइन थीटा, ये माइनस पहले से है तो प्लस हो जाएगा 2 साइन 2 थीटा। क्लियर, ये प्राप्त हुआ आपको माइनस साइन थीटा हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये आपको द्वितीय अवकलज का मान प्राप्त हुआ। चलिए अब बिंदु लगा लेते हैं इसमें, f डबल डैश एट 2 पाई बाई 3, ए बी माइनस साइन ऑफ 2 पाई बाई 3 प्लस 2 साइन ऑफ कितना हो जाएगा द्वितीय अवकलज का मान 4 पाई बाई 3, क्योंकि यहाँ पर डबल थीटा है 2 पाई बाई 3 लगाओगे तो 4 पाई बाई 3 हो जाएगा। अब इसे सॉल्व करें, 2 पाई बाई 3 की वैल्यू तो साइन पाई बाई 3 के इक्वल हो जाएगी, पाई माइनस पाई बाई 3 सेकंड क्वाड्रेंट, 4 पाई बाई 3 को आप सॉल्व करोगे यहां समझना, क्योंकि साइन ऑफ पाई माइनस पाई बाई 3 ये तो हो गया आपका 2 पाई बाई 3, तो इसकी वैल्यू तो साइन पाई बाई 3 के इक्वल आ गई। फिर साइन ऑफ 4 पाई बाई 3 है, इसे भी आप कैसे लिख सकते हो पाई प्लस पाई बाई 3, इसे ऐसे लिख सकते हो थर्ड क्वाड्रेंट, तो माइनस साइन पाई बाई 3, ये माइनस साइन पाई बाई 3 बोलेगा आपका। क्लियर, सॉल्व करें आगे इसे, तो ए बी ये तो प्लस बना रहेगा तो ये वैल्यू तो आपकी साइन पाई बाई 3 और ये खुल जाएगा आपका माइनस का 2 साइन पाई बाई 3, क्योंकि ये हो गया पाई प्लस पाई बाई 3 थर्ड क्वाड्रेंट नेगेटिव, और ये हो गया पाई माइनस पाई बाई 3 तो ये तो ऑलरेडी नेगेटिव है, ये नेगेटिव हो जाएगा। क्लियर, तो ये फाइंड हुआ, हमें माइनस कॉमन ले लेता हूं, माइनस ए बी कितना साइन पाई बाई 3 हो गया सीधा 3 हो गया, ये लिख दो माइनस 3 ए बी साइन पाई बाई 3, साइन पाई बाई 3 की वैल्यू लगा दो, पॉजिटिव रहेगी, फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल है मीन कोण है, तो माइनस 3 ए बी इंटू अंडरूट 3/2, कैसी वैल्यू आ गई नेगेटिव, क्या हो गया मैक्सिमम, यही तो हम चाहते थे। क्लियर, अर्थात जो क्षेत्रफल है वो कैसा है उच्चतम है, तो फाइंड कर दीजिए। अतः थीटा इक्वल 2 पाई बाई 3 पर त्रिभुज का महत्तम क्षेत्रफल क्या है, फंक्शन ऑफ 2 पाई बाई 3, मान लगाइए। युगल फलन में मान लगाएं, यहां से ए कॉमन ले लोगे तो ये हो जाएगा ए बी साइन ऑफ 2 पाई बाई 3 इंटू यहां पर बचेगा आपका 1 माइनस कॉस ऑफ 2 पाई बाई 3। क्लियर, ए बी साइन 2 पाई बाई 3 किसके इक्वल हो जाता है साइन पाई बाई 3, साइन पाई माइनस पाई बाई 3, तो ये हो गया साइन पाई बाई 3 सेकंड क्वाड्रेंट। यहां देखें 1 cos 2 पाई बाई 3, चूंकि cos ऑफ पाई माइनस पाई बाई 3 हो गया 2 पाई बाई 3, कौन सा क्वाड्रेंट है सेकंड, cos कैसा होगा नेगेटिव, तो ये हो जाएगा माइनस cos ऑफ पाई बाई 3, नो चेंजर लाइन। क्लियर, माइनस जब पहले से है तो क्या हो जाएगा प्लस cos ऑफ
पाई बाई 3। तो क्या प्राप्त हुआ, ए बी साइन पाई बाई 3 की वैल्यू अंडर 3/2, 1 प्लस कॉस पाई बाई 3 की वैल्यू क्या होती है, हाफ। कितना हो गया, 3/2। तो टोटल क्या फाइंड हो गया, 3/2। यहां से आएगा तो 3√3/4। तो ये हो गया 3√3/4 ए बी वर्ग इकाई। क्लियर। तो हमने पहले यहां लिए थे त्रिभुज के शीर्ष, ए डैश को माना था एक शीर्ष त्रिभुज का, तब भी क्षेत्रफल यही प्राप्त हुआ। तब थीटा कितना आया था, π/3। अब थीटा की वैल्यू क्या आ गई, 2π/3। तो दोनों ही स्थिति में क्षेत्रफल कैसा प्राप्त होता है, समान। समझ में आ गए दोनों मेथड, कोई शक।